हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी एकेडमी। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12, एक नई शुरुआत, लेकिन दूसरे हिस्से की। एक हिस्सा हमने कंप्लीट किया था जिसमें हमने बातें की थी कि जो जाकिर अली है, रजनीश है, उन्होंने किस हिसाब से अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र की बात माधवन को समझाई थी और यह किस रूप में कार्यरत है वही बताया था। लेकिन माधवन तो ऐसे ही सोच रहा था कि भाई ऐसा कोई यंत्र हो सकता है क्या। आप ऐसे ही इसको शॉर्ट में अगर समझना चाहते हो तो भी आप हमारे साथ बने रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब यह चैप्टर के बारे में आगे बात करते हैं। प्रोफेसर रामीस ने अपनी बात आगे बढ़ाई, और तुम्हें यह भी मालूम है कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। हालांकि किसी वस्तु और जीवित प्राणी की संरचना में काफी अंतर होता है, लेकिन जो बातें किसी वस्तु के बारे में लागू होती है वही बातें जीवित प्राणियों के बारे में भी लागू होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त और वापस उन तत्वों को जोड़कर उसके मूल रूप में पाया जा सकता है, उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। लेकिन यह दूसरी प्रक्रिया पहली के मुकाबले काफी जटिल और श्रम साध्य होगी। कहते हुए प्रोफेसर रामीस ने एक लंबी सांस ली। यहाँ पर प्रोफेसर रामीस ने आगे बात करनी शुरू की कि आपको ऐसा लगता है ना कि ये आश्चर्यजनक चीज है, तो मैं आगे बताता हूँ कि कैसे होगा। कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर है वो डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ है। जैसे किसी वस्तु को हम लोग अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, उसी तरह हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी हम देख सकते हैं। जो चीज हम किसी वस्तु पर लागू कर सकते हैं वही चीज हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म पर भी लागू कर सकते हैं। हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को अपने जो एक्चुअल एलिमेंट्स होते हैं उससे हम लोग अलग कर सकते हैं, उसी तरह हमारा शरीर भी ऐसा है कि हम उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और उसको आगे हम लोग देख सकते हैं कि यह किस हिसाब से बना हुआ है। फिर इतना कहकर प्रोफेसर रामीस काफी बड़ी लंबी सांस लेते हैं। प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन सम्मोहन की अवस्था में आ गया। एक क्षण के लिए वह कुछ सोच ही न पाया कि प्रोफेसर के इस लेक्चर को सुनने के बाद वह प्रसन्नता व्यक्त करे अथवा शंका। लेकिन अगले ही क्षण उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा और वह बोले बिना रुक रह न सका, सर, माना कि यह सारी प्रक्रिया संभव है, पर इससे यह कैसे सिद्ध होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरी जगह भेज सकते हैं। प्रोफेसर रमेश की बात सारी की सारी सुनी माधवन ने, और फिर आगे वह ऐसे ही सोच में पड़ता रहा और पूरा लेक्चर सुनने के बाद प्रसन्नता भी व्यक्त की, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क और भी था। वह सोच में पड़ गया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई ऐसे बोले बिना कैसे रह सकता है। सर, माना कि यह सारी चीजें संभव है, लेकिन यह कैसे सिद्ध होगा? कोई व्यक्ति बिना किसी साधन के ऐसे एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे भेजा जा सकता है? माधवन की बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। वे बोले, मैंने कब कहा कि बिना किसी साधन के हम किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं? मैं तो सिर्फ यह कह रहा था कि जिस प्रकार किसी फिल्म को एक खास प्रकार की तरंगों में परिवर्तित किया जाता है, एक स्थान से अर्थात टीवी स्टेशन के प्रक्षेपित कर दूसरे स्थान यानी कि टीवी सेट पर प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार हम पहले किसी वस्तु और व्यक्ति को पहले उसके मूल तत्व में विभक्त करेंगे, फिर उन तत्वों को एक विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएंगे।
जहाँ पर उन तरंगों को ग्रहण किया जाएगा। वहाँ तरंगों को वापस मूल तत्वों में परिवर्तित करके उसके मूल रूप में पुनः बदल दिया जाएगा। तो यह बात होती है कि ऐसा नहीं है कि कोई यंत्र के बिना ही मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। जैसे हम किसी भी चीज़ पर एक में से दूसरे में, जैसे टीवी का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जब फिल्म बनती है तो कैसे पहले टीवी के स्टेशन पर बनती है, फिर वहाँ से टीवी सेट पर प्राप्त होती है, उसी तरह हम यहाँ पर भी कार्य करेंगे। और तभी अचानक माधवन की तंद्रा भंग हो गई। कारण था मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स से उठने वाला धुआं। यह देखकर माधवन हक्का बक्का रह गया। उसने मॉनिटर पर एक उड़ती सी नजर डाली। प्रोफेसर रामेश का शरीर तरंगों में परिवर्तित होकर प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर चल पड़ा था। लेकिन अचानक हुई यह दुर्घटना। इतने में ही वह अपनी जो प्रेजेंस वाली लाइफ थी वहां पर आ गया, और तब उसको अचानक से याद आया कि इसमें से तो धुआं निकल रहा है, पावर सप्लाई बॉक्स में से तो धुआं निकल रहा है। और माधवन तो हक्का बक्का रह गया। उसने अपनी नज़र मॉनिटर की स्क्रीन पर डाली और प्रोफेसर रामेश का पूरा शरीर तरंगों में परिवर्तित होने लगा था। लेकिन अचानक यह दुर्घटना हुई। माधवन का शरीर पसीने से नहा उठा। उससे पहले कि वह कुछ करता, कमरे की पावर सप्लाई ऑफ हो गई। माधवन के हाथ पैर फूल गए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या नहीं। उस समय सिर्फ यंत्र की रडार प्रणाली और उससे जुड़ा कंप्यूटर ही काम कर रहा था। प्रक्षेपण यंत्र का नियंत्रण कक्ष फेल हो जाने के कारण प्रोफेसर रामेश का तरंग रूप में परिवर्तित शरीर प्रक्षेपण यंत्र की रिसीविंग प्रणाली के नियंत्रण से बाहर हो चुका था। लेकिन सुकून की बात यह थी कि तरंगों में परिवर्तित प्रोफेसर के शरीर की स्थिति कंप्यूटर पर प्रदर्शित हो रही थी। अब माधवन का शरीर, वह तो ऐसे डर गया कि अब मैं क्या करूं। पूरी बॉडी पर से पसीना निकल रहा था। कमरे के अंदर पावर सप्लाई ऑफ हो गई थी। अभी तो माधवन का हाथ पैर सब फूल गए थे कि सन हो गया था कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आगे मैं क्या करूं। और फिर इसी समय यह यंत्र के अंदर सिर्फ रडार प्रणाली और उसके साथ कंप्यूटर जो जुड़ा हुआ था वही सिर्फ काम कर रहा था। प्रक्षेपण यंत्र का नियंत्रण कक्ष फेल हो जाने के कारण प्रोफेसर रामेश का तरंग रूप में परिवर्तित शरीर प्रक्षेपण यंत्र की रिसीविंग प्रणाली के नियंत्रण से बाहर हो चुका था। लेकिन यहाँ पर एक बात सुकून की थी कि तरंगों में परिवर्तित प्रोफेसर के शरीर की स्थिति कंप्यूटर पर प्रदर्शित हो रही थी। अभी भी प्रोफेसर रामेश का शरीर वहां पर ऐसे ही दिख रहा था। मानव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई ठप हो जाने के कारण प्रोफेसर रामेश का तरंग स्वरूप अपनी गति खो बैठा था और वह हवा के बहाव के साथ प्रयोगशाला के पीछे बहने वाले नाले की ओर उड़ चला था। धीरे धीरे प्रयोगशाला के पीछे एक नाला, जहाँ से गंदा पानी निकलता है ना, वहाँ से वह निकल रहा था। नाले के किनारे बनी झुग्गियों के बाहर काफी चहल पहल थी। वहां पर अभी अभी शराब पीकर आए दो लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। पास में चेचक के दो मरीज लेटे हुए थे। चेचक यानी कि एक प्रकार का रोग होता है, डिजीज होता है, कि जिसकी वजह से वह लोग वो काफ़ी दुबले पतले हो जाते हैं और यहाँ पर एक शीतला जैसा रोग होता है कि पूरी बॉडी पर ऐसे ऐसे डॉट्स बन जाते हैं। और वहाँ पर नाले के किनारे पर तो सिर्फ झुपड़ियाँ और वही थी, काफ़ी पुअर पब्लिक वहाँ पर रहती थी और दो लोग तो शराब पी पी कर वहाँ पर टल्ली होकर घूम रहे थे। उनसे थोड़ी दूरी पर बैठे बच्चे खाना खाने की जिद कर रहे थे। उनकी माँ पास में जल रहे चूल्हे की गीली लकड़ियों से जूझते हुए अपने बच्चों को बुरी तरह से डांट रही थी। पास में ही उसकी माँ वहाँ पर खाना बना रही थी। उनकी माँ
और वह सिर्फ लकड़ियों को ऐसे ही जला रही थी कि अगर चूल्हा जल जाए तो यह बच्चों को खाना खिला सके। उधर माधवन की दशा देखने लायक थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कभी वह फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर रहा था, कभी बिजली के मिस्त्री को, और कभी अपने आप से बात करने लग रहा था। उस उपक्रमों में 15 मिनट का समय कब व्यतीत हो गया यह पता ही न चला। वह माधवन तो काफी परेशान हो चुका था। दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। वो कभी फायर ब्रिगेड को कॉल कर रहा था, कभी बिजली वाले को, कभी मिस्त्री को। ऐसे ही वह जूझ रहा था। इन सभी के बीच में 15 मिनट कहाँ बीत गई वह पता ही नहीं चला। सहसा माधवन के दिमाग में विचार का था। उसने प्रक्षेपण यंत्र के स्विच को पावर बॉक्स से निकाला और सीधे बिजली के स्विच में से जोड़ दिया। देखते ही देखते कमरा रोशनी से भर गया। माधवन जो मानव प्रक्षेपण यंत्र फिर से सक्रिय हो उठा। इतने में ही उसका दिमाग ऐसे सोचने लगा, क्या किया कि जो पावर बॉक्स में से पावर सप्लाई हो रहा था ना, वहां से स्विच निकाली और डायरेक्ट जो बिजली जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जोड़ रही थी ना, वहीं पर वह जोड़ दिया। देखते ही देखते पूरा कमरा चारों ओर रोशनी से भर गया और यह मानव प्रक्षेपण यंत्र फिर से चल उठा। वह भी एक्टिव हो गया। संयोग की बात यह थी कि प्रोफेसर का शरीर अभी भी नियंत्रित तरंगे प्रक्षेपण यंत्र द्वारा रिसीव कर ली गई और उसकी कार्य प्रणाली पुनः उन तरंगों को अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित करने लगी। माधवन जल्दी से रिसीवर के चेंबर के पास पहुंचा। उसमें लगे बटनों को दबाने लगा। जितने भी वहां पर बटनें थी ना, वह रिसीवर में दबाने लगा था कि जहां पर रिसीवर रखा था वह चैम्बर के अंदर जो कैबिनेट होता है उनके अंदर वह एंटर हो गया। चंद क्षणों में अंतराल के पश्चात रिसीवर ने सारी प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक सफल कर लेने का संकेत दिया। उसी क्षण रिसीवर के चैम्बर में हलचल हुई और प्रोफेसर रामिस बाहर आ गए। माधवन अपनी उत्तेजना को संभाल नहीं सका। वह लपक कर प्रोफेसर के पास पहुंचा और उन्हें अपनी बाहों में भींच लिया। लेकिन अगले ही क्षण प्रोफेसर का अचेत शरीर माधवन की बाहों में था। माधवन ने प्रोफेसर को बगल के कमरे में लेटा दिया और बिना कोई समय गवाए डॉक्टर को बुलाने के लिए फोन मिलाने लगा। अभी जो प्रोफेसर थे उनका शरीर बिल्कुल से काम नहीं कर रहा था। उसमें कुछ भी चेतनाएं नहीं थी। इसीलिए माधवन ने पास में जो कमरा था वहीं पर प्रोफेसर को लेटा दिया और डायरेक्ट उन्हें डॉक्टर को बुलाने के लिए वो फोन लगाने लगा। डॉक्टर ने आते ही प्रोफेसर का चेकअप किया। उन्होंने प्रोफेसर रामिस को एक ऐसा इंजेक्शन लगाया और फिर दिशा निर्देश देकर चले गए। लगभग यह देखकर माधवन की जान में जान आई। वो बोला, बधाई हो सर, आपका प्रयोग। प्रोफेसर रामिस के मस्तिष्क में काफी उथल पुथल मची हुई थी। एक और थी उनकी वर्षों की मेहनत, उनका महान आविष्कार जो उन्हें भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि दिलाने वाला था। दूसरी ओर था उनका कुछ क्षणों का वह अनुभव जिससे वे अभी थोड़ी देर पहले ही दो चार हुए थे। नाले के सढांग मारते पानी के किनारे बजबजाती हुई मानवीयता ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। उन्हें अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ही खोखला नजर आने लगा था। और ठीक उसी क्षण माधवन की बात उनके कानों तक पहुंची। उन्होंने रामेश की बात बीच में ही काट दी। प्रयोग? कैसा प्रयोग? अभी तो मुझे अपना काम शुरू करना है। इस देश के लाखों नागरिकों को कुपोषण से बचाना है, उनको जीवन की न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवानी है। यह बहुत बड़ा काम है और अभी तो इसकी शुरुआत होनी भी शेष है। कहते हुए प्रोफेसर रामिस खड़े हुए और कमरे से बाहर निकल गए। माधवन हैरान परेशान उनके पीछे भागा। वह यह समझ भी न कैसा सकता था कि इस दुर्घटना के दौरान प्रोफेसर रामिस पर क्या बीती थी और किन हालात में वे इतना बड़ा फैसला लेने में सक्षम हुए थे। यह सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे ही है। सबसे बड़ा काम जो मुझे करना है हमारे देश के लिए वह है कि सभी नागरिकों को, जितने भी देश के अंदर नागरिक है,
उन लोगों को कुपोषण से बचाना है, यानी कि जो माल न्यूट्रिशन है उससे बचाना है। क्योंकि उसने देखा कि नाले के पीछे इतने गरीब बच्चे थे जो खाने के लिए जिद कर रहे थे। उनकी माँ के पास ऐसे भी पैसे नहीं थे कि वह खाना खिला सके। वह भी चूल्हे के सामने बैठी हुई थी, बुरी तरह से वह भी अपना काम ऐसे जूझते जूझते कर रही थी, लेकिन बच्चों को खाना नहीं दिला सकती। तो वही रामिस का अभी होने लगा कि मैं यह कुछ नहीं करूँगा, लेकिन यह काम करूँगा कि जैसे देश के हर एक नागरिक को अच्छे से अपना जीवन है वह बिता सके। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय।